गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज़ फॉर हिंदी 8th। ठीक है। सो अब हमारी हिंदी व्याकरण की किताब पंखुड़ी का जो हम पार्ट 19 वाक्य विचार पढ़ रहे थे, ये उसका पार्ट 4 है। ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वाक्य विचार जिसे हम समझ रहे थे, उसमें हमने अभी काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इससे पहले हमने समझा वाक्य क्या होता है। ठीक है। फिर वाक्य के हमने 2 अंग देखे थे, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद हमने उद्देश्य और विधेय को समझने के बाद पदबंध देखा था। पदबंध यानी कोई भी शब्द जो किसी क्रम में बंधा होता है। ठीक। फिर पदबंध के हमने 5 भेद देखे थे, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। ठीक है। तो इन सबको पढ़ने के बाद हमने रचना के आधार, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद देखे। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद देखे थे हमने। विधानवाचक वाक्य, आज्ञा या फिर आदेशवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। इन सबको देखने के बाद जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। ठीक। तो अभी हमने इससे पहले जो देखे थे ये हमें याद रखना है, वो अर्थ के आधार पे थे, और जो अब हम पढ़ रहे हैं वो रचना के आधार पर है। ठीक है। रचना यानी किसी वाक्य की रचना करना, यानी किसी वाक्य को बनाना। ठीक है। तो उनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वाक्य के कितने टाइप्स होते हैं हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। रचना के आधार पे, या हम कह सकते हैं संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। 3 भेद है यहाँ पे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम इन तीनों को ही समझेंगे। सरल वाक्य यानी कि जैसे हमें शब्द से ही ज्ञात हो रहा है, सरल यानी सिंपल। ठीक है। तो सरल वाक्य क्या होते हैं? सिंपल यानी कि बिल्कुल ही साधारण वाक्य। जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो हम सरल वाक्य को और इजीली क्या परिभाषा दे सकते हैं, इसको किस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है। आगे इसका उदाहरण देखेंगे। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। ठीक। तो दोनों ही वाक्यों में एक विधेय है और बाकी एक उद्देश्य है और बाकी का विधेय। जैसे बच्चे जो है वो क्या है? उद्देश्य, बाकी पार्क में खेल रहे हैं ये क्या है? विधेय है। महात्मा गांधी क्या है यहाँ पे? उद्देश्य, साबरमती आश्रम में रहते थे ये क्या है? पूरा विधेय। इन वाक्यों में एक एक क्रिया पदबंध है, अतः ये सरल वाक्य है। मतलब इनमें एक संज्ञा और एक क्रिया पदबंध होता है। आगे हम देखेंगे दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जैसा कि हम शब्द से ही समझ सकते हैं, संयुक्त यानी 2 चीज़ों का जहाँ मिलन होता है। ठीक है। जहाँ 2 वाक्य मिलते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक समान उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक यानी कि हम किसी 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग लेते हैं उसको योजक कहते हैं। ठीक है। तो जब 2 सरल वाक्य या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़ते हैं किसी योजक की मदद से, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जुड़े उपवाक्य आपस में सम्मान अधिकरण उपवाक्य कहते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? सम्मान अधिकरण उपवाक्य। ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 वाक्यों को जोड़े तो वो उपवाक्य हो गए। फिर जैसे परिश्रम करने से ज्ञान बढ़ता है तथा वृद्धि भी बढ़ती है। तो इसमें 2 वाक्य है, परिश्रम करने से ज्ञान बढ़ता है और दूसरा वाक्य है परिश्रम करने से बुद्धि भी बढ़ती है। तो हमने क्या करा? जब इन दोनों को मिलाया तो क्या, किस योजक का, किस शब्द का प्रयोग करा है? तथा। और किस तरीके से बनाया इसे? परिश्रम करने से ज्ञान बढ़ता है तथा बुद्धि भी बढ़ती है। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, सुधा कल बीमार थी और इसलिए स्कूल नहीं आई। तो यहाँ भी 2 वाक्यों को मिला गया है। इस एक वाक्य में से हम 2 वाक्य बना सकते हैं। सुधा कल बीमार थी, एक वाक्य तो ये है, और दूसरा वाक्य क्या है कि सुधा कल स्कूल नहीं गई। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो किस योजक का प्रयोग करा है? इसलिए का। और किस प्रकार वाक्य बनाया है फिर? सुधा कल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को किसी योजक की मदद से मिला दिया जाता है।
ठीक है, तो हमने अभी रचना के आधार पे 3 भेद देख रहे हैं हम, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य हम पढ़ चुके। अब हम तीसरा भेद पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जैसा कि शब्द से ही समझ आ रहा है कि इसमें क्या होता है, कुछ उपवाक्यों को मिश्र किया जाता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अपने पूरे अर्थ को अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसका आसान भाषा में समझेंगे तो यहाँ पे भी 2 वाक्य होते हैं। ठीक है, मिश्र तो जब 2 चीज़ होंगी कोई, चाहे वो कुछ भी हो, तभी तो मिला सकते हैं। ठीक है, तो मिश्रित तो तभी होगा। तो उस मिश्रित को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक प्रधान वाक्य होता है। ठीक है, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा आश्रित, यानी प्रधान यानी जो फर्स्ट होता है इम्पॉर्टेंट, और जो दूसरा आश्रित होता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर प्रधान उपवाक्य नहीं होगा तो आश्रित उपवाक्य का कोई भी अर्थ नहीं होगा। जैसे जो पुस्तक आपने मुझे दी थी मैंने पढ़ ली है, तो पहला इसमें प्रधान वाक्य क्या है, जो पुस्तक आपने मुझे दी थी, और इस आश्रित वाक्य क्या है, मैंने पढ़ ली। अगर वो पुस्तक नहीं देता तो क्या वो पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाता। तो पहले वाक्य इसलिए हमारा प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। सतीश ने कहा कि मैंने अपना काम स्वयं करूँगा। तो सतीश ने कहा, ठीक है, क्या कहा, मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा। तो यहाँ भी 2 वाक्य है, पर मिश्रित वाक्य की क्या खासियत होती है कि यहाँ पे हम किसी योजक का बिना प्रयोग करे वाक्यों को जोड़ते हैं, और जो पीछे वाला वाक्य होता है यानी आश्रित उपवाक्य होता है वो किसी प्रधान वाक्य पे आश्रित होता है। तो हमने इस वीडियो में अभी जो देखा वो था रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, जैसा हम सरल शब्द से ही समझ सकते हैं, सरल वाक्य यानी कि जो बिल्कुल सरल आसान होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। दूसरा हमने देखा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमने देखा कि ये वो है वाक्य होते हैं जिसमें 2 वाक्यों को या हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ा जाता है। तीसरा हमने देखा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य की क्या खासियत होती है कि प्रधान वाक्य पे पूरी तरह से आश्रित यानी डिपेंड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा आगे का है कि आश्रित उपवाक्यों के प्रकार। अभी हमने ऊपर एक टर्म देखी आश्रित उपवाक्य, अब हम देखेंगे कि आश्रित उपवाक्यों के भी भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आश्रित उपवाक्यों के प्रकार देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रकार है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की संज्ञा यानी पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यानी कि जो किसकी जगह प्रयोग हो रहा है, किसी संज्ञा की जगह पे। ठीक है, इन उपवाक्यों से पहले प्राय की का प्रयोग होता है, किंतु कुछ स्थितियों में की का प्रयोग भी किया जाता है, विशेषकर जब आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य से पहले आता है। तो इसमें क्या बोला है, क्या है कि अगर आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र वाक्य यानी जो आश्रित वाक्य है वो पहले आ जाता है और प्रधान या हम बोलते हैं स्वतंत्र वाक्य बाद में आता है, तो की का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, जैसे अब हम इसके 2 उदाहरण देखते हैं। रमन ने बताया कि वह आज गुरुद्वारे जा रहा है। तो इसमें क्या आया है कि रमन ने बताया कि वह गुरुद्वारे जा रहा है। तो वह गुरुद्वारे जा रहा है, जो ये क्या है, ये हमारा प्रधान वाक्य है, पर पहले क्या आ गया है, आश्रित, कि रमन ने बताया। तो इसलिए इसमें की का प्रयोग किया गया है। वह अवश्य जाएगा, मैं जानता हूँ। तो यहाँ भी संज्ञा का प्रयोग है, इसलिए इसे हमने संज्ञा उपवाक्य का नाम दिया है। आगे हम देखेंगे इसका दूसरा भेद विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार के उपवाक्यों से पहले प्राय संबंधवाचक सर्वनाम जो के किसी रूप में प्रयोग होता है। तो विशेषण उपवाक्य क्या होता है कि जब हमारा उपवाक्य होता है या प्रधान उपवाक्य जिसे हम बोलते हैं वो संज्ञा की विशेषता को बताता है, उसे हम विशेषण उपवाक्य कह रहे हैं। और यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, अब जैसे
जो घड़ी आपने मुझे दी थी वह खो गई। तो यहाँ पे घड़ी की विशेषता है कि जो घड़ी आपने दी थी वही घड़ी खोई है, तो इसलिए ये क्या है, विशेषण उपवाक्य में आएगा। जो व्यक्ति कल आपने देखा था वह एक महान लेखक था। तो यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो एक महान लेखक है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए कि जो व्यक्ति आपने कल देखा था, ये एक वाक्य, और दूसरा वाक्य क्या है, वो महान लेखक है। तो यहाँ पे क्या है, एक से दूसरे वाक्य दो जुड़ रहे हैं, पर दोनों में क्या दिख रहा है हमें, विशेषण, इसलिए हमने इसको विशेषण उपवाक्य बोला है। तो हमने देखा कि जो विशेषण पद उपवाक्य है उसमें जो शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को बनाया गया था। ठीक है, अब हम अगला और हमारा जो इसका तीसरा भेद है, क्रिया विशेषण उपवाक्य देखेंगे। ठीक है, जो आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो पहले हम इस वाक्य जो हमारा ये सेंटेंस जगह इसका अर्थ समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो आश्रित वाक्य उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया की विशेषता, यानी कि दो वाक्य है, स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब यह आश्रित उपवाक्य क्या करता है कि प्रधान या स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, क्योंकि क्रिया विशेषण शब्द से भी समझ आ रहा है कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो आश्रित उपवाक्य किसकी क्रिया की, स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। कभी कभी ये उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया के अतिरिक्त किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, और कभी कभी तो क्या होता है कि कभी कभी ये उपवाक्य क्या करते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया के अतिरिक्त भी विशेषता को बता देते हैं, तो भी हम उसे क्रिया विशेषण या फिर विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मान्या इतनी मोटी है कि ऊपर नहीं आ सकती। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता है, क्यों, क्योंकि मोटी यहाँ पे विशेषण है और किसका, मान्या। तो मान्या क्या है, संज्ञा है, और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण बोलते हैं, तो ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, वह इतना तेज चलता है कि उसके साथ चला नहीं जा सकता। तो क्या है, तेज किसकी विशेषता है, चलने की। ठीक है, पर इस पे जो आश्रित वाक्य वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि उसके साथ चला नहीं जा सकता, लेकिन यह जो विशेषता है वो किसकी आ रही है, क्रिया की आ रही है पूरी तरह से, तो इसको हम क्रिया विशेषण उपवाक्य बोलेंगे। आगे देखिए तीसरा, जब मैं घर में था तो अपना काम स्वयं करता था। ठीक है, तो जब मैं घर में था तो अपना कार्य स्वयं करता था, तो काम की विशेषता स्वयं हो गई यहाँ पे कि वह अपना कार्य स्वयं भी करता था, तो इसलिए इसको क्रिया की विशेषता बोलेंगे। तो ये क्या आएगा, क्रिया विशेषण में आएगा। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। फिर हमने देखा कि हमने मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य देखा था कि मिश्र वाक्य क्या होता है, उसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आश्रित उपवाक्यों के प्रकार देखे कि आश्रित उपवाक्यों के तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस वीडियो में आप इसको अच्छे से पढ़िए और जो इससे पहले पढ़ा है उसको भी रिवाइज करिए। थैंक यू।